यदि आपको जंगलों को बचाना है, जंगली जानवरों को बचाना है, तो आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकालना पड़ेगा। कानून और बंदूक दो ही चीज था जिसके द्वारा आप आदिवासियों से उनके संसाधनों को छीन सकते थे। पेशा कानून बनाएगी सरकार तो सरकार लागू करेगी, जबकि पेशा कानून में क्या लिखा है, धारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि यदि 1 साल के अंदर में राज्य सरकारें मॉडिफिकेशन करके, एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ यदि इस कानून को लागू नहीं करते हैं तो वो कानून स्वतः ही लागू हो जाएगा। लेकिन झारखंड में देखिए आज तक लागू नहीं है। जोहार, हम आज सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड में हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पत्थलगड़ी के कार्यक्रम किया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा। बहुत सी बातें आ रही हैं वन को लेकर, वन विभाग को लेकर, वन कानून को लेकर। एक तरफ राज्य में कुछ अलग मुद्दा चल रहा है, लेकिन आप कुचाई में आइएगा तो आपको यहाँ कुछ अलग ही मुद्दा है। हम कुछ क्या है मामला, क्या है, कुछ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं ग्लेन संगडुंगडुंग जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार आपको। जोहार। अच्छा, क्या कारण है कि आज पूरे ग्रामीण लोग पूरा पत्थलगड़ी कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए यह एक्चुअली वर्षगांठ है पत्थलगड़ी का, क्योंकि यह गांव जो है वो बड़ा बंडी है। तो इसको पिछले साल ये जो जंगल आप देख रहे हैं, इस जंगल जिसका क्षेत्रफल 306 एकड़ है, तो इसमें जो है सामुदायिक अधिकार इनको मिला है इस जंगल का उपयोग करने के लिए। तो इसी की खुशी में ये जो सालगिरह लोग मना रहे हैं, क्योंकि इस जंगल पर अधिकार लेने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था इन लोगों को, और न सिर्फ इन लोगों को लेकिन पूरे देश में यदि आप इसकी चर्चा करेंगे तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, या आप ये कहिए कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट से पहले राजसत्ता का जो स्थापना होती है, ब्रिटिश हुकूमत पहली बार जब मुगल से लोग अपना सत्ता लेते हैं, उससे पहले जमीन पर, जंगल पर या कहिए प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों का मालिकाना हक था। वो अपने अनुसार उसका उपयोग करते थे। जहाँ जमीन है वहाँ खेती करते थे, जंगल है वनोपज लेते थे, या फिर घर बनाने के लिए या और भी कई चीज़ों के लिए लकड़ी वगैरह लेना, वो सब कुछ करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना यहाँ पर हुई, उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन उनको दिखा, तो इन लोगों ने कानून बना कर सारी चीज़ों को कब्जा करना शुरू किया। क्योंकि वो मतलब रास्ता वही था, कानून और बंदूक दो ही चीज़ था जिसके द्वारा आप आदिवासियों से उनके संसाधनों को छीन सकते थे। तो अस्थायी बंदोबस्ती कानून बनाकर कहा कि आप जो है कि यहाँ वहाँ घूम के आप ज़मीन बनाते हैं, यहाँ गांव बसाते हैं, यह सब नहीं चलेगा, आपको एक जगह चुनना होगा। आदिवासियों ने पुरजोर विरोध किया, कहा कि आपको हम लोग नहीं जानते, सरकार को नहीं जानते हैं, ये ज़मीन जो है ये तो हमारे पुरखों ने दिया है, हम कागज़ नहीं लेंगे। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन जो आदिवासी बनाए, हमारे पुरखों ने बनाया, लेकिन कागज़ लेने से इनकार किया, तो ज़मींदारी प्रथा आई, और ज़मींदारी प्रथा के तहत हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया ज़मीन जो है उसको जो है कि दूसरे लोगों को दे दिया गया। उसके बाद उनका जो टैक्स का कानून था कि 3 साल के अंदर में यदि आप ज़मीन का टैक्स नहीं दे पाते हैं तो 4था साल किसी और को वो ज़मीन चला जाएगा। अब इसीलिए आप देखिएगा कि बाहर से जो ज़मींदार आए, उनके रिश्तेदार, वो अपने रिश्तेदारों को ले लेकर आए, और बहुत सारे ऐसे ज़मीन आप देखेंगे जो आदिवासियों ने बनाया, उसको उनको जो है कि दे दिया गया। और इसलिए जंगल के अंदर अंदर बहुत सारे मूलवासियों को आप पाते हैं, उसी का कारण है वो ज़मीन नहीं बनाए हैं, बल्कि जमींदारी प्रथा के द्वारा जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार किया गया, आदिवासियों का बनाया बनाया ज़मीन जो है उनको जो है कि दे दिया गया। तो एक तरफ तो ज़मीन चला गया। उसके बाद 1855 में लॉर्ड डालहौजी ने पहली बार एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया, स्पष्ट कहा कि जंगल में जितने टिम्बर है, जैसे इधर आप सखुआ का टिम्बर देख रहे हैं, ये सारे टिम्बर पर कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है, ये सरकार का है। अच्छा। हाँ, ये उन्होंने उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में कहा। उसके बाद में पहली बार 1865 में वन कानून बना, और उसके बाद कानून बनते 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 1923 में जो कानून बना वो और भी खतरनाक बनाया। और फिर भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद होने के बाद भी ये कानून जारी रहे। उसी बीच में 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने रिकमेंडेशन भेजा और कहा भारत सरकार को, यदि आपको जंगलों को बचाना है, जंगली जानवरों को बचाना है, तो आदिवासियों को जंगलों से बाहर निकालना पड़ेगा। और इसी के तहत
1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत रिजर्व जंगल का पत्ता तोड़ना भी अपराध बताया गया। इसीलिए उन दिनों आप देखेंगे कि बहुत सारे आदिवासियों का कुल्हाड़ी छीन लिया जाता था वन विभाग के द्वारा, केस बहुत हुए, जेल में भी डाले गए। फिर भी संघर्ष जारी रहा। तब पहली बार 1988 में केंद्र सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि जंगल और आदिवासियों के बीच परस्पर संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताया। और उसी के बाद में जो है 2006 में वन अधिकार कानून बना, और वन अधिकार कानून में 2 तरह के मूल अधिकार दिए गए। एक तो यदि आप 2005 से पहले वन भूमि पर खेती करते हैं तो उस पर आपको जो है कि पट्टा दिया जाएगा, और दूसरा सामुदायिक अधिकार, जमीन पर यदि कोई वन भूमि है जिस पर समुदाय उसका उपयोग कर रहा है तो उसमें सामुदायिक अधिकार, और दूसरा जंगल पर सामुदायिक अधिकार, जो जंगल का आप उपयोग कर रहे हैं उस पर आपको सामुदायिक अधिकार मिलेगा। और इसी के तहत एक लंबा संघर्ष, आप सोचिए कि 2008 में कानून लागू हुआ, 2006 में आया, लेकिन उसको भी रोकना चाहते थे यहाँ का जो खासकर टाइगर लॉबी, और टाइगर लॉबी ने बहुत कुछ किया उसको रोकने के लिए, लेकिन अंततः नहीं रोक पाया। और 1 जनवरी 2008 से यह कानून लागू हो गया। उसके बावजूद देखिए इनको 2024 में मिला, मतलब कितना लंबा संघर्ष के बाद इनको जो है कि अधिकार मिला। तो उसी के खुशी में उन लोगों ने यहाँ पर पत्थलगाड़ी किया है। हालांकि अभी भी इनको संपूर्ण अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ उपयोग करने का अधिकार मिला है। इसको मैनेज करना, रखाव करना, ये सारे अधिकार जो मिलने चाहिए वो अधिकार नहीं मिला है। नहीं, इन सारी बातों को तो समझ में आ रहा है दर्शकों को, लेकिन एक तरफ जिस तरह से लोग बोलते हैं कि हम वन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, दूसरी ओर खूंटी के आसपास क्षेत्रों में देखिए तो नीलामी हो रही है सोना खदानों की। तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा की कमजोरी दिख रही है इस पर। ग्राम सभा की कमजोरी बिल्कुल है, और इसमें मैं स्पष्ट देखता हूँ कि जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो खेल खेला वही खेल चलता आ रहा है। ब्रिटिश हुकूमत ने क्या खेल खेला, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में आ गया था कि आदिवासियों का जंगल से, ज़मीन से बहुत लगाव है। इसलिए यदि इस लगाव को हटाना है तो उनका माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और माइंडसेट में ये डालना पड़ेगा कि गांव में जो रहती ज़मीन है उसको छोड़कर जितना भी ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन है, सो कॉल्ड GM लाइन बोलता है, गवर्नमेंट लाइन, प्रति ज़मीन जिसको बोलते हैं। दूसरा जो भी जंगल है वो सरकार का है, ये माइंडसेट डालना होगा। इसीलिए देखिए ज़मीन का जो व्यक्तिगत पट्टा दिया गया, नहीं तो पहले पट्टा नहीं होता था। गांव के लोग जो है कि खेती करते थे सामुदायिक रूप से। खूंटी ही एक इलाका है और सिंहभूम जहाँ पे आपको खुदकट्टी अधिकार दिया गया, जिसमें ग्राम सभा का जो है वो पूर्ण अधिकार होता है, जहाँ पे व्यक्तिगत पट्टा नहीं होता है। लेकिन अगर मौलिक तौर पर देखें सभी जगह पे तो यही किया गया कि कुछ हिस्सा जो है, जो आप जोत आबाद करते हैं उसको आपको पट्टा दे दिया गया। तो आप मान लिए ये मेरा जमीन है और बाकी जो बच गया वो सरकार की है। अच्छा, तो ये सरकार के लिए बहुत आसान हो गया कि सारे चीज़ों को लोगों से हथियाने का। उसी तरह जितने भी कानून है लोगों के दिमाग माइंडसेट में घुसता गया। कानून बनाई सरकार तो सरकार लागू करेगी, वन अधिकार कानून बनाई सरकार, सरकार लागू करेगी, पेशा कानून बनाई सरकार तो सरकार लागू करेगी। जबकि पेशा कानून में क्या लिखा है, धारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि यदि 1 साल के अंदर में राज्य सरकारें मॉडिफिकेशन करके, एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ यदि इस कानून को लागू नहीं करते हैं तो वो कानून स्वतः ही लागू हो जाएगा। लेकिन झारखंड में देखिए आज तक लागू नहीं है, कोई ग्राम सभा ने पहल नहीं किया। वो लोग कह रहे हैं सरकार तो नियमावली नहीं बनाई, हम कैसे लागू करेंगे। आपको बताते हैं विगत 8 महीना का जो पेशा आंदोलन हमारा है, उसी पेशा आंदोलन ने पहली बार ऐसा माहौल क्रिएट किया कि एक ग्राम सभा, खूंटी का जिवरी ग्राम सभा ने पेशा कानून को खुद लागू कर दिया और नियमावली भी बनाया, सब कुछ किया। नहीं, आप तो बहुत कुछ काम हो रहा है, पेशा कानून खुद से बना दिए। लेकिन ये आंदोलन सरंडा में क्यों नहीं दिखाई देता है? सरंडा वही सोचना पड़ेगा। यही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सरंडा अगर आप देखिएगा वो ऐतिहासिक जगह है। इसलिए ऐतिहासिक जगह है मैं बोल रहा हूँ, जब 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सरंडा जंगल को जो है कि रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित किया और वहाँ के आदिवासियों को बाहर निकाल दिया, तब उसके 100 साल के बाद 1980 के दशक में वहाँ पे फॉरेस्ट मूवमेंट हुआ देवेंद्र नाथ मांझी के नेतृत्व में। और उस फॉरेस्ट मूवमेंट में यही लोग जिनको 100 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था, इनके वंशज गए वापस
और अपने अपने गाँव को ससंदरी के आधार पर पहचाना और पुनः वहाँ पर बसे। लेकिन जो आप सवाल किए वो निश्चित तौर पर मैं सोचता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि 2010-11 के आसपास भी मैंने देखा है जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, सीआरपीएफ ने अत्याचार किया, कोबरा बटालियन ने अत्याचार किया, तो 25 गाँव के लोग गांव छोड़ना शुरू कर दिए थे, जबकि उनको लड़ना चाहिए था। उसके बाद हम लोग गए, सुशील बरला जी, उनके टीम सभी हम लोग गए, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे बहुत कुछ काम किया। नेशनल कमीशन को लेके आए, उनके 5 मेंबर को लेके आए ह्यूमन राइट्स के। उसके बाद भी वो सारे गांव फिर रिस्टोर हुए हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से चालाकी किया झारखंड सरकार ने, सिंहभूम एडमिनिस्ट्रेशन ने, गांव के लोग समझ नहीं पाए। वो माइनिंग कंपनियों के साथ मिलकर जो है कि माइनिंग एरिया को जो भी वो लोग सेंचुरी बना रहे थे उससे बाहर निकलवा दिया, और बाकी गांव तो सेंचुरी ही रहेगा। तो ये सारे चीज़ों को गांव वाले समझ नहीं पाए। यही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ऐतिहासिक जगह जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स इतना बड़ा राइट्स हुआ और उसमें बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, वैसे जगह के लोगों में क्या हो रहा है, शायद कुछ पुनर्जागरण की जरूरत है ऐसे लग रहा है। लेकिन हालांकि अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक बड़े स्तर पर मूवमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि सरकार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी और लीडर ने उनको साथ छल किया है। तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वहाँ बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। चलिए, आप सुन रहे थे ग्लेनसिंह डुंगडुंग जी को। हमने हर मुद्दे पे बात की। सरंडा जंगल के विशेष तौर पे एक एग्जाम्पल है। आने वाले समय में झारखंड में बहुत से ऐसी चीज़ों आपको देखने को मिलेगी आपने कल्पना नहीं किया होगा। एक तरफ ग्राम सभा की बैठकें चलती है, दूसरी तरफ उसी गांव से गांव के लोगों को बेघर किया जाता है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।